नमस्कार दोस्तों, ब्रह्मोस क्लासेस में आप सभी का दिल खोल कर स्वागत है। हो चुका आगाज रण का युग बदलने की तैयारी। जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। जो पसीना बहाएगा मैदान जीत कर ले जाएगा। और क्या लाइन है कि जो पानी से नहाएगा वो सिर्फ लिबास बदलेगा, और जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदलेगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी लोग इतिहास बदलने वाले हो। यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी में इतिहास बदलने वाले हो 100%। ब्रह्मोस क्लासेस द्वारा ब्रह्मास्त्र सीरीज का दूसरा एपिसोड आपके सामने पढ़ाने के लिए जा रहा हूं। देखिए, क्वेश्चन की बात करें, कोई टाइम को खराब नहीं करते हुए सबसे पहले बात करें पहले क्वेश्चन की। आज का पहला क्वेश्चन देखिए, कल भी मैंने कहा था कि क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं है, आप तो सिर्फ कंटेंट पर ध्यान दीजिए। और आप लोगों का थोड़ा सपोर्ट चाहता हूं, बस थोड़ा आप लोगों का सपोर्ट मिल जाए वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आपका प्यार, आपका सपोर्ट चाहता हूं एक छोटा सा परिवार के लिए। ठीक है, देखिए पहले क्वेश्चन की बात करें कि सबसे पहला क्वेश्चन है कि करो या मरो का नारा किसने दिया था। तो यदि करो या मरो के नारा की बात करें, देखिए तो करो या मरो का नारा किसने दिया था। तो करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। अब बात कर लेते हैं दोस्त महात्मा गांधी की, कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ। तो महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ। कहाँ पर हुआ? तो पोरबंदर गुजरात में हुआ। कहाँ पर हुआ दोस्त? तो पोरबंदर गुजरात में हुआ। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ। यदि तुमसे पूछ ले कि महात्मा गांधी जी, ठीक है, कि महात्मा गांधी के कितने पुत्र थे, महात्मा गांधी के कितने पुत्र थे, तो महात्मा गांधी के 4 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 4 पुत्र थे, याद रखना। और ये पांचवा पुत्र नहीं था इनका, पांचवा पुत्र नहीं था। लेकिन क्वेश्चन बनता है कि महात्मा गांधी जी पांचवा पुत्र अपना किसको मानते थे। तो महात्मा गांधी जी पांचवा पुत्र अपना जमनालाल बजाज को मानते थे। किसको? महात्मा गांधी के 4 पुत्र थे और जमनालाल बजाज को पांचवा पुत्र मानते थे। बात करें कि महात्मा गांधी जी 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए। कहाँ पर गए? 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए। और दक्षिण अफ्रीका किस लिए गए थे? तो तुमसे पूछ ले, दक्षिण अफ्रीका सेठ अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए गए थे। दक्षिण अफ्रीका किस लिए गए थे यार? तो दक्षिण अफ्रीका सेठ अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए गए थे। देखिए, महात्मा गांधी का दक्षिण अफ्रीका में पहला आंदोलन था कौन सा? फिनिक्स फॉर्म। तुमसे पूछे कि महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह कौन सा था? तो फिनिक्स फॉर्म था। या फिर पहला आंदोलन कौन सा था? तो फिनिक्स फॉर्म था, जो कि कहाँ पर था? तो साउथ अफ्रीका में था। अब तुमसे पूछे कि हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी। तो हिंद स्वराज पुस्तक भी किसकी है? महात्मा गांधी जी की है। और ये पुस्तक इन्होंने जब साउथ अफ्रीका में ही यात्रा कर रहे थे, कौन से जहाज पर? तो किल्डोनन जहाज पर। अच्छे से याद रखना, कौन से जहाज पर? तो किल्डोनन जहाज पर साउथ अफ्रीका में यात्रा कर रहे थे। तो उसी जहाज पर हिंद स्वराज पुस्तक लिखी थी। हिंद स्वराज पुस्तक इसकी है, महात्मा गांधी की है। और नटाल कांग्रेस की स्थापना तुमसे पूछ ले। देखिए, मैं कोई क्वेश्चन छोड़ने वाला नहीं हूँ, क्योंकि भाई मेरे पास क्वेश्चन टाइप नहीं है, मैं आपको सिर्फ कंटेंट से पढ़ा रहा हूँ। आप कंटेंट पर ध्यान दीजिए। महात्मा गांधी से कितना क्वेश्चन बन सकता है, मैं पूरा क्वेश्चन आपके सामने रखने वाला हूँ। सिर्फ आप लोगों का सपोर्ट चाहता हूँ। दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लास को लाइक करें। तो देखिए, नटाल कांग्रेस की बात करें कि नटाल कांग्रेस की स्थापना किसने करी थी? तो महात्मा गांधी ने करी थी। किसने करी थी? तो नटाल कांग्रेस की स्थापना महात्मा गांधी ने करी थी, वहीं पर साउथ अफ्रीका में की थी। अब बात करें कि 9 जनवरी 1915 गांधी इज बैक, गांधी जी भारत वापस आए। गांधी जी भारत कब आए? तो 9 जनवरी 1915 को साउथ अफ्रीका से गांधी जी भारत आए। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं।
इसलिए कौन सा दिवस मनाते? 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। और तुमसे पूछ ले कि कौन से जहाज़ से आए थे, तो SS सुदीप जहाज़ से आए थे। और कहाँ पर आए थे? तो मुंबई के अपोलो बंदरगाह पर। कहाँ पर? तो मुंबई के अपोलो बंदरगाह पर आए थे। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस आए और 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं? तो प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। बात करें 1916 में, 1915 में गांधी जी भारत आए और 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ। 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता किसने करी? तो अंबिका चरण मजूमदार ने की। जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की। और इसमें ही जो कांग्रेस 1907 के सूरत अधिवेशन में जो कांग्रेस का विभाजन हो गया था, 1907 के सूरत अधिवेशन में जो कांग्रेस का विभाजन हो गया था, सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे रास बिहारी बोस। कौन? सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे 1907 में रास बिहारी बोस। और इस अधिवेशन में कांग्रेस 2 भागों में बट गई थी, एक तो नरम दल और एक गरम दल। तो जो कांग्रेस का 1907 के सूरत अधिवेशन में विभाजन हो गया था, उसका 1916 के लखनऊ अधिवेशन में मिलन हो गया, मतलब मिल गई। तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की, इसमें कौन मिल गई? कांग्रेस मिल गई। गरम दल, कांग्रेस का गरम दल और नरम दल और मुस्लिम लीग, कौन कौन मिल गई? तो गरम दल, नरम दल और मुस्लिम लीग। ठीक है, 1916 के लखनऊ अधिवेशन में मिल गई। और यहीं पर बाल गंगाधर तिलक ने एक नारा दिया था। तुमसे पूछ लेगा कि बाल गंगाधर तिलक ने किस अधिवेशन में नारा दिया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं ऐसे लेकर ही रहूँगा। तो बाल गंगाधर तिलक ने 1916 के लखनऊ अधिवेशन में ये नारा दिया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं ऐसे लेकर ही रहूँगा। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। बात करें कि करो या मरो का नारा, क्वेश्चन पूछा गया था कि करो या मरो का नारा किसने दिया? करो या मरो का नारा, तो करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया। ठीक है, किसने दिया? करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया। अगर तुमसे पूछ ले कि कब दिया, तो 1942 में दिया। 1942 में कब? भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया। और ये क्वेश्चन यूपी पीईटी में पूछा गया है 2021 में। भारत छोड़ो आंदोलन कब? 1942। अब तुमसे पूछ ले कि इस समय भारत का वायसराय कौन था, तो ये क्वेश्चन यूपी लेखपाल में पूछा गया है यार, अच्छे से छाप लो, इम्पोर्टेंट। मैं वही क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ जो आपकी पेपर की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। क्योंकि देखिए, मैं चाहूँ तो हिस्ट्री पढ़ाने बैठ जाऊँ तो हिस्ट्री ही खत्म नहीं हो पाएगी। और आज मान लीजिए आज से 31-32 दिन बचे हैं, 31-32 दिन पेपर को बचे हैं और हिस्ट्री ही खत्म नहीं होगी। तो मैं आपको पेपर की दृष्टि से वो कंटेंट, आप तो मेरे साथ एनालिसिस, जिस दिन पेपर हो यूपी SSC पैट का, उसके अगले दिन एनालिसिस में आ जाना इसी क्लास में। मैं बता दूंगा कि ये पढ़ाया था और देख लीजिए, मोहर लगा के ले लीजिए कि कितना क्वेश्चन आने वाला है। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहता हूँ थोड़ा। तो इस समय वायसराय कौन था? तो इस समय वायसराय था लिन लिथगो। कौन था? तो 1942 में वायसराय था लिन लिथगो। ध्यान रखना। और तुमसे और पूछ ले कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? दिल्ली चलो का नारा, तो दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया। किसने दिया? तो दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया। एक बार और देख लीजिए, महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर गुजरात में हुआ। 4 पुत्र थे इनके, 5वां पुत्र नहीं था, लेकिन जमुनालाल बजाज को मानते थे। 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए। ठीक है, महात्मा गांधी के जीवन का पहला आंदोलन कौन सा था? तो फिनिक्स फॉर्म था। अगर तुमसे पूछे महात्मा गांधी का पहला आंदोलन कौन सा था? फिनिक्स फॉर्म था।
और अगर तुमसे पूछ ले कि महात्मा गांधी का पहला भारतीय आंदोलन या भारतीय सत्याग्रह कौन सा था, तो यहाँ देख लीजिए महात्मा गांधी का पहला भारतीय सत्याग्रह था 1917 का चंपारण। ये महात्मा गांधी का पहला था, लेकिन भारतीय नहीं था, क्योंकि ये कहाँ पर किया था, साउथ अफ्रीका में किया था। और पहला भारतीय सत्याग्रह था तो ये था चंपारण सत्याग्रह। और चंपारण सत्याग्रह कहाँ पे है, तो चंपारण बिहार में है। और बिहार में किसके कहने पर गए थे, तो राजकुमार के कहने पर गए थे। एक बिहारी था राजकुमार, जिसके कहने पर गए थे। और बिहार में तिनकटिया पद्धति को समाप्त किया था, मतलब 20 एकड़ या 20 बिस्वा या 20 बीघा जो भी वहाँ जमीन चलती हो, मतलब 20 एकड़ जमीन के हिसाब से 3 एकड़ जमीन में नील की खेती करना अनिवार्य था। ऐसी वहाँ पर एक पद्धति थी। तो इस पद्धति को समाप्त करने के लिए चंपारण सत्याग्रह किया था। और जिस जमीन पर नील की खेती हो जाती वो जमीन बंजर हो जाती। तो पूछ ले कि चंपारण सत्याग्रह में कौन सी पद्धति को समाप्त किया, तो तिनकटिया पद्धति को समाप्त किया। देखिए अच्छे से याद करना। आगे बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें। पहला क्वेश्चन हो गया महात्मा गांधी से इम्पोर्टेंट, हर पेपर में क्वेश्चन आता है। पूरा कंटेंट आप तो छाप लो, 100% एनालिसिस में देख लेना, मैं आपको बताने वाला हूँ पक्का, वरना आप पछताओगे कि काश पढ़ लेते। लेकिन यदि आप मेहनत कर रहे हो तो अच्छे से करें, क्योंकि उम्र निकल जाती है, अभी आपको नॉलेज नहीं होती है, और फिर जब उम्र निकल जाती है तो बाद में बहुत ही पछतावा होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें। पहला क्वेश्चन था, देखिए अब मेरे पास वही बात कहूँगा कि भाई क्वेश्चन टाइप नहीं है, लेकिन कंटेंट को आप देखो। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया कि भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। अब तुमसे नेशनल पार्क की बात करी गई कि भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, सबसे पुराना या फिर सबसे पहला। देखिए भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा है, भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट है। जिम कॉर्बेट कहाँ पर है, तो ये आप सभी को पता होगा कि उत्तराखंड में है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। और वर्तमान में इसका नाम क्या है, तो वर्तमान में इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क है, रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान है, क्योंकि इसके बीच से रामगंगा नदी निकलती है, तो अभी इसका नाम बदलकर रामगंगा कर दिया गया। ये भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जो कि उत्तराखंड में है। अब तुमसे पूछ ले कि सबसे नवीनतम कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान देहेंग पटकाई है। देहेंग पटकाई जो कि कहाँ का है, तो असम का है। देहेंग पटकाई जो सबसे नया राष्ट्रीय उद्यान है जो असम का है। असम के और भी राष्ट्रीय उद्यान है, इनको भी याद रखना अच्छे से। काजीरंगा, मानस, नामेरी और ओरांग दोस्त। ओरांग, काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरांग, डिब्रू साइखोवा और रायमोना। कौन कौन से हैं, तो एक तो देहेंग पटकाई है जो नवीनतम है, काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरांग, डिब्रू साइखोवा और रायमोना। मैं आपके लिए एक टैबलेट रहती है, ऐसे टैबलेट एक कैप्सूल रहता, उसी के हिसाब से एक कैप्सूल की तरह एक 4 से 5 मिनट की क्लास बना दूंगा अलग से राष्ट्रीय उद्यान की, और अलग से बना दूंगा और चैनल पर डाल दूंगा एक कैप्सूल की तरह। तो उसी को तुम सुबह दूध के साथ और शाम को पानी के साथ कंटिन्यू 2 से 3 दिन कंटिन्यू यूज कर लेना, पी लेना, तो गारंटी से आपको कंप्लीट हो जाएंगे राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरांग, डिब्रू साइखोवा और रायमोना ये कहाँ पर है, तो ये भी असम में है। बात करें कि काजीरंगा किस लिए प्रसिद्ध है, तो पूछ ले, बहुत बार पूछा गया है कि एक सींग वाले गैंडे के लिए, एक सींग वाले गैंडे के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, तो काजीरंगा। काजीरंगा एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, कौन सा, काजीरंगा। इसको भी याद रखना, एक सींग वाले गैंडे के लिए कौन सा प्रसिद्ध है, तो काजीरंगा है। नवीनतम कौन सा है, तो देहेंग पटकाई असम का है। अब तुमसे पूछ ले कि
कि सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमस राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि कहाँ पर है, तो लद्दाख में है। सबसे बड़ा कौन सा है, तो हेमस राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि लद्दाख में है। और सबसे छोटा पूछ ले तो इसको भी याद रखना, सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान साउथ बटन है। कौन सा है, साउथ बटन है, जो कि कहाँ पर है, अंडमान निकोबार में है। इसको अच्छे से याद रखना। सबसे बड़ा हेमस है, लद्दाख में है। सबसे छोटा साउथ बटन है, जो कहाँ पर है, तो अंडमान निकोबार में है। चलिए आगे बात करें। आप तुमसे पूछे और बता दीजिए मुझे, दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, ठीक है। दाचिंगम की बात करें तो दाचिंगम कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में है। अगर पूछ ले गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, गिर बता दीजिए, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो गिर राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो कहाँ पर, गुजरात में है। कहाँ पर, गुजरात में है। सिमलीपाल और भितरकनिका कहाँ पर है, सिमलीपाल और भितरकनिका, सिमलीपाल और भितरकनिका कहाँ पर है, तो ये कहाँ पर है, ये उड़ीसा में है। कहाँ पर है, सिमलीपाल और भितरकनिका उड़ीसा में है। और एक बता दीजिए, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान तो ये बिहार में है। कहाँ पर है, बिहार में। और अगला छाप लीजिए, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, नामदफा, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में है। इसको भी अच्छे से याद रखना, कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में है। और कंचनजंगा पूछ लेगा तुमसे कि कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो कंचनजंगा दोस्त सिक्किम में है। इसको भी अच्छे से छाप लेना। कंचनजंगा कहाँ पे है, तो कंचनजंगा सिक्किम में। देखिए राष्ट्रीय उद्यान, पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में है, वर्तमान में नाम रामगंगा है। नवीनतम देंग पटके असम में है। काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरांग, डिब्रू साहिब, रायमोना कहाँ पर है, ये भी असम में है। ये सब असम में है। एक सिंग वाले गैंडे के लिए काजीरंगा प्रसिद्ध है। सबसे बड़ा हेमस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में है। सबसे छोटा साउथ बटन अंडमान निकोबार में है। दाचिंगम जम्मू कश्मीर में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। सिमलीपाल भितरकनिका उड़ीसा में है। वाल्मीकि बिहार में है। नामदफा अरुणाचल प्रदेश में है। और कंचनजंगा सिक्किम में है। और मैंने कहा कि एक 2 से 3-4 मिनट की क्लास आपके लिए एक अलग से बना दूंगा, आप देख लेना। चलिए अच्छे से छाप लेना इनको। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा, यूपी SSC पीईटी और यूपी कांस्टेबल इस बार फतह होना चाहिए। वर्दी मेरा जुनून है, वर्दी मेरा जुनून है। यूपी कांस्टेबल की भर्ती आने वाली है, कुछ ही दिनों में इसका देख लेना नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो आप पढ़ते रहिए। ये वही क्वेश्चन है। देखिए कोई क्वेश्चन ये नहीं कहेगा कि मैं पैट में आ गया तो मैं कांस्टेबल में नहीं आऊँगा, समझ रहे। तो क्वेश्चन तो सब यही है, बस इतना है कि पहले पैट का पेपर है तो मैं आपके लिए एक पैट स्पेशल एक मोहरा बना के पढ़ा रहा हूँ। बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा कि बताइए कि अंगूर के अध्ययन को क्या कहते हैं। अंगूर के अध्ययन को, अंगूर के अध्ययन को क्या कहते हैं, ठीक है। रेशम कीट पालन के अध्ययन को क्या कहते हैं, इसको भी बता दीजिए। अंगूर के अध्ययन को, रेशम कीट पालन को, कवकों के अध्ययन को, शैवालों के अध्ययन को, दोस्त इनको भी छाप दीजिए। अंगूर, रेशम कीट पालन, कवक, शैवाल। और क्वेश्चन और क्या कह रहा, मत्स्य पालन, इसको भी बता दीजिए मुझे कि मत्स्य पालन के अध्ययन को क्या कहते हैं। और मत्स्य पालन के बाद अगर तुमसे पूछ ले कि केंचुए के अध्ययन को क्या कहते हैं, केंचुए के अध्ययन को क्या कहते हैं, केंचुए के अध्ययन को क्या कहते हैं। और मधुमक्खी पालन के अध्ययन को क्या कहते हैं, सब छाप दीजिए। मधुमक्खी पालन के अध्ययन को क्या कहते हैं। देखिए अंगूर के अध्ययन की बात करें तो अंगूर के अध्ययन को कहते हैं विटीकल्चर। क्या कहते हैं, अंगूर के अध्ययन को कहते हैं विटीकल्चर। रेशम कीट पालन की बात करें तो रेशम कीट पालन के अध्ययन को कहते हैं सेरीकल्चर। साड़ी किससे बनाई जाती है, तो रेशम से, समझ रहे, रेशम के धागे की साड़ी, ठीक है। रेशम के धागे की साड़ी बनाई जाती है, तो रेशम कीट पालन सेरीकल्चर। सेरी हो गया साड़ी। कवकों के अध्ययन को क्या कहते हैं,
तो माइकोलॉजी। कवकों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो माइकोलॉजी। और शैवालों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो फाइकोलॉजी। शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी। और मत्स्य पालन पीसीकल्चर। मत्स्य पालन क्या कहलाता है? तो पीसीकल्चर कहलाता है। ठीक है। और बात करें केंचुए के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो केंचुए के अध्ययन को वर्मीकल्चर। और मधुमक्खी पालन के अध्ययन को, तो मधुमक्खी पालन के अध्ययन को कहते हैं क्या? तो एपीकल्चर। अच्छे से छाप लेना। अंगूर के अध्ययन को विटीकल्चर। रेशम कीट पालन सेरिकल्चर। कवकों के अध्ययन को माइकोलॉजी। कवक यहाँ पर फंगई। मतलब भाई साहब इतने फंगस है जिंदगी में, इतने फंगस अभी आपने सुना होगा बीच में कोरोना टाइम के बाद काला फंगस, काला जे, मतलब इतने फंगस आए कि कवक ने अपने यहाँ पर भारत को मायका समझ रखा है। तो कवकों के अध्ययन को क्या कहते हैं? माइकोलॉजी। कवक ने भारत को अपना मायका समझ रखा है, तो कवकों के अध्ययन को माइकोलॉजी। शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी। मत्स्य पालन पीसीकल्चर। केंचुए के अध्ययन को वर्मीकल्चर। और मधुमक्खी पालन के अध्ययन को तो क्या कहते हैं? एपीकल्चर। अच्छे से याद रखना। ठीक है। आगे बात करें और तुमसे और पूछ ले कि जो कवक शैवाल रहता, कवक प्लस शैवाल से मिलकर क्या क्या बनता? बताइए। कवक प्लस शैवाल से मिलकर क्या बनता? तो कवक प्लस शैवाल से मिलकर बनता लाइकेन। कवक तथा शैवाल का पहला पहला प्यार क्या बनता? लाइकेन। कवक तथा शैवाल का पहला पहला प्यार, तो उससे बनता लाइकेन। ठीक है। यदि तुमसे पूछ ले कि लाइकेन पार्क कहाँ है, इसको भी बता दीजिए। लाइकेन पार्क कहाँ पर है? तो लाइकेन पार्क उत्तराखंड में है। कहाँ पर है लाइकेन पार्क? उत्तराखंड में। और लाइकेन का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो लाइकेन का प्रयोग वायु प्रदूषण की जांच के लिए। किसके लिए? वायु प्रदूषण की जांच के लिए लाइकेन का प्रयोग किया जाता है। तो कवक तथा शैवाल से मिलकर बनता क्या? लाइकेन। और लाइकेन का प्रयोग वायु प्रदूषण को मापने के लिए किया जाता। और लाइकेन पार्क उत्तराखंड में है। ठीक है। और लाइकेन से ही क्या बनाए जाते? तो लाइकेन से ही लिटमस पेपर बनाए जाते। इसको भी याद रखना। लिटमस पेपर किससे बनाए जाते? तो लाइकेन से बनाए जाते। इसको भी अच्छे से याद रखना। लिटमस पेपर किससे बनाए जाते? लाइकेन से बनाए जाते। जैसे कि लाइकेन से वायु प्रदूषण को मापा जाता। ठीक है। लाइकेन से किसको मापा जाता? वायु प्रदूषण को। तो ओजोन परत को मापने की इकाई क्या है? ये मुझको ध्यान आ गया, इसको भी बता दीजिए कि ओजोन परत को मापने की इकाई क्या है? ओजोन परत को किससे मापा जाता? आप लोग इसका आंसर कमेंट में दे देना मुझे कि ओजोन परत को मापने की इकाई क्या है। ठीक है। ओजोन परत की मापने की इकाई क्या है, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बता देना। जैसे लाइकेन को मापने, लाइकेन किसके लिए? तो वायु प्रदूषण को मापते हैं। तो ओजोन परत को किससे मापा जाता है? इसका आंसर मुझे आप लोग कमेंट में दे देना। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की। अच्छे से आप लोग पढ़ते चलो बस। कंटेंट एक नंबर कंटेंट रहेगा। कंटेंट में कोई कमी नहीं मिलने वाली आपको। बात करें क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा कि अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बताइए दोस्त, अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अंगूर में बता दीजिए, तो फिर इमली में भी बता दीजिए, सेब का भी बता दीजिए। अंगूर के साथ साथ अंगूर, इमली, सेब, संतरा, आंवला, इनमें कौन सा पाया जाता? चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता? और बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता? सबके बता दीजिए मुझे। अंगूर की बात करें तो अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता? पूछा गया क्वेश्चन है ये दिल्ली पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है, और एसएससी जीडी। अंगूर में पाया था टार्टरिक अम्ल। इमली की बात करें तो इमली में भी कौन सा अम्ल पाया था? इमली में भी टार्टरिक अम्ल पाया जाता। सेब की बात करें, सेब में कौन सा अम्ल पाया था? तो मेलन अम्ल पाया जाता सेब में। ठीक है। सेब में कौन सा अम्ल पाया था? तो मेलन अम्ल पाया था। संतरा और आंवला की बात करें तो एस्कॉर्बिक अम्ल पाया था। कौन सा अम्ल? एस्कॉर्बिक अम्ल पाया था। संतरा या आंवला में एस्कॉर्बिक अम्ल
पाया जाता। और चींटी के डंक में या फिर बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता? तो फॉर्मिक अम्ल पाया जाता। चींटी और बिच्छू के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता। देखिए अंगूर में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता, इमली में भी टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता, सेब में मेलिन अम्ल पाया जाता, संतरा और आंवला में एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता, चींटी में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता और बिच्छू के डंक में भी फॉर्मिक अम्ल पाया जाता। बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की। देखिए सिर्फ अभी क्वेश्चन 5 हुए, अब मैं चाहता तो 5 ये बन गए थे, 5 बन गए थे। अभी कहता क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें। भाई क्वेश्चन से कुछ नहीं होने वाला, सिर्फ आप तो कंटेंट पर ध्यान दीजिए। आपको क्वेश्चन की गिनती नहीं करनी है, वो काम मेरा है, वो मैं कर रहा हूँ। आप तो सिर्फ पढ़िए, बस अपने माँ बाप का सपना पूरा कीजिए। क्वेश्चन नंबर कौन से की बात करें? 5 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा कोशिका। बस एक ये टॉपिक समझ लो अब तुम इसको। देखो कितने खतरनाक तरीके से अपन फोड़ते हैं कोशिका। कोशिका से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए बात करें कि कोशिका की खोज किसने की, तो बताइए कोशिका की खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने की। कब की? तो 1665 ईस्वी में की। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में की। लेकिन मृत कोशिका की थी। किसकी? मृत कोशिका की। अगर तुमसे पूछ ले कि जीवित कोशिका की किसने की, तो जीवित कोशिका की खोज ल्यूवन हॉक ने की। किसने की? जीवित कोशिका की खोज ल्यूवन हॉक ने की। अब तुमसे पूछ ले कि सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। किसकी? सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? तो सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा की होती है। इसको भी अच्छे से याद रखना। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा की। और सबसे लंबी कोशिका, तो सबसे लंबी कोशिका तंत्र की होती है। इसको भी अच्छे से याद रखना। अगर तुमसे पूछ ले कि कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं, अब यार मैंने तुम्हें अध्ययन से इनसे पहले अध्ययन के क्वेश्चन करा चुका। कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। अच्छे से याद रखना। अब तुमसे पूछ ले कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, तो कोशिका सिद्धांत जो सेल थ्योरी है जो किसने दी थी? तो जो स्लाइडेन एवं स्वान ने दी थी। किसने दी थी? स्लाइडेन एवं स्वान ने दी थी। अब मुझे बता दीजिए कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने करी थी? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने करी थी? तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? अल्टमैन ने की थी। किसने की थी? अल्टमैन ने की थी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जी, अच्छा खासा क्वेश्चन है, बन सकता है पेपर में। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? तो अल्टमैन ने की थी। जिसे क्या कहते? माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते? ठीक है, याद रखना। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर ऑफ सेल कहते। ठीक है, ध्यान रखना। कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका का पावर हाउस। अच्छे से याद रखना। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते? तो माइटोकॉन्ड्रिया को खोज कहते। और माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? तो अल्टमैन ने की थी। अब तुमसे पूछ ले कि 10% ऊर्जा का नियम किसने दिया था? 10% ऊर्जा का नियम किसने दिया था? तो 10% ऊर्जा का नियम किसने दिया था? लिंडेमान ने दिया था। 10% ऊर्जा का नियम किसने दिया था? 10% ऊर्जा का नियम लिंडेमान ने दिया था। याद रखना, 10% ऊर्जा का नियम किसने दिया था? तो लिंडेमान ने दिया था। एक बार देखिए कोशिका सेल खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में, लेकिन मृत कोशिका की। जीवित कोशिका किसने की? ल्यूवन हॉक ने की। और ल्यूवन हॉक ने ही जीवाणु की खोज करी थी। इसको भी याद रखना, जीवाणु की खोज भी ल्यूवन हॉक ने की थी।
जीवित कोशिका की खोज लीवन हॉक ने की। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की होती। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा की होती। और जो क्वेश्चन हरियाणा पुलिस में आया हुआ है, सबसे छोटी कोशिका किसकी होती? तो हमारे माइकोप्लाज्मा की होती। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र की होती। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते। और कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था? तो स्लाइडन एवं स्वान ने दिया था। और तुमसे पूछ ले कि जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या है? जीवन की सबसे छोटी इकाई, जीवन की सबसे छोटी इकाई कोशिका है। ध्यान रखना, जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो जीवन की सबसे छोटी इकाई कोशिका है। इसको भी याद रखना, जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो कोशिका है। हमारा शरीर अनेक कोशिकाओं, हजारों करोड़ों अरबों कोशिकाओं से मिलकर बना है, याद रखना। और तुमसे पूछ ले, ठीक है, और कोशिका का पावर हाउस किसे कहते? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते। और इसकी खोज किसने की थी? तो अल्टमैन ने की थी। और ऊर्जा का 10% का नियम किसने दिया था? तो लिंडे मान ने दिया था। ठीक है। और आत्महत्या की थैली, इसको भी बता दीजिए कि आत्महत्या की थैली की खोज किसने की थी? डी दुबे ने की थी। किसे कहते? लाइसोसोम। लाइसोसोम को क्या कहते? लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते। और इसकी खोज किसने की थी? तो डी दुबे ने की थी। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते और इसकी खोज किसने की थी? तो डी दुबे ने की थी। याद रखना, अच्छे से याद रखना। और जीवन की सबसे छोटी इकाई है कोशिका। जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो जीवन की सबसे छोटी इकाई कोशिका है। चलिए आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 6 किससे संबंधित है? कोशिका इंपोर्टेंट है पेपर के लिए, साइंस में इंपोर्टेंट टॉपिक हो सकता है कोशिका। क्वेश्चन बनने की प्रबल संभावना है 100%। पहली बात तो इन क्लासों पर आप इंपोर्टेंट लगा लीजिए। मैं 7 से 8 क्लास जितनी क्लासें लेने वाला हूँ, कम से कम कोशिश तो मेरी 8 क्लास लेने की रहेगी। और ज़्यादा से ज़्यादा यदि क्लास टाइम मिला मुझे तो मैं आपके लिए 8 से 10 क्लास भी कर सकता हूँ जीके की। ठीक है, क्योंकि उसमें मुझे आपके लिए अभी जो क्वेश्चन रीजनिंग के आने वो भी कराने और जो मैथ के टॉपिक हैं वो भी कराने। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा कि जो राउरकेला स्टील प्लांट है ये कहाँ स्थित है? राउरकेला बता दीजिए। ठीक है, राउरकेला बता दीजिए। दुर्गापुर, इसके साथ में दुर्गापुर। ठीक है, राउरकेला, दुर्गापुर और भिलाई। हाँ, कौन सी बता दीजिए? भिलाई कहाँ स्थित है? ठीक है, बता दीजिए। राउरकेला कहाँ पर स्थित है? तो राउरकेला उड़ीसा में है। कहाँ पर है? उड़ीसा में है। दुर्गापुर की बात करें तो दुर्गापुर स्टील प्लांट कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में है। और भिलाई कहाँ पर है? तो भिलाई अगर पूछ ले छत्तीसगढ़ में है। लेकिन देखिए इसके साथ एक क्वेश्चन और बनता है कि जो राउरकेला है ये किसकी सहायता से खोली गई? दुर्गापुर किसकी सहायता से खोली गई? तो देखिए इनके लिए अपन ने देशों की सहायता ली थी। देखिए एक ट्रिक याद रख लेना आप, बस इससे कंप्लीट हो जाएगा। राज दुबे सर। कौन से सर? अपने राज दुबे सर। राज से तो हो गया क्या? राउरकेला। जा से हो गया जर्मनी। मतलब राउरकेला किसकी सहायता से खोली गई? जर्मनी की सहायता से। दूसरे हो गया क्या? अभी हल तो बताया दुर्गापुर। और किसकी सहायता से खोली गई? बी से। तो बी से हो गया ब्रिटेन। राज दुबे और सर, सा से हो गया सभी। जितनी सभी बची वो बाकी सब, रा से क्या हो गया? रूस। बाकी सब रूस मतलब सोवियत संघ उस समय। तो राज दुबे सर, रा से राउरकेला जर्मनी की सहायता से, दुर्गापुर ब्रिटेन की सहायता से और बाकी सभी रूस की सहायता से। तो इसको लगा लीजिए इम्पोर्टेंट। और ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। राउरकेला कहाँ पे है? उड़ीसा में है, जर्मनी की सहायता से। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है, किसकी सहायता से? ब्रिटेन की सहायता से। और भिलाई छत्तीसगढ़ में है। बाकी जो भिलाई किसकी सहायता से खोली गई? तो फिर रूस की सहायता से। भिलाई किसकी सहायता से? तो फिर रूस की सहायता से। ठीक है, आगे और बता दीजिए इसी क्वेश्चन में अगर तुमसे पूछ ले, और बता दीजिए। बताइए कि काकरापार परमाणु संयंत्र कहाँ स्थित है? काकरापार
तारापुर, काकरापार, तारापुर, नरौरा, काकरापार, तारापुर, नरौरा और कुडनकुलम, कुडनकुलम और पकलडुम, पकलडुम सॉरी पकलडुम तो एक बांध है, कुडनकुलम और कौन सा, ठीक है, कलपक्कम, कलपक्कम। देखिए यार मेरे पास क्वेश्चन टाइप नहीं है तो क्वेश्चन देखने पड़ रहा है, समझ रहे। काकरापार क्वेश्चन याद नहीं रहते लेकिन आपके सामने कंटेंट लेवल का रहेगा। काकरापार, तारापुर, नरौरा, कुडनकुलम, कलपक्कम और अगला क्वेश्चन तारापुर हो गया जो कि, और केगा, केगा और बता दीजिए काकरापार कहाँ पर है, तो काकरापार, काकरापार परमाणु संयंत्र गुजरात में है। तारापुर की बात करें, तारापुर कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। नरौरा कहाँ पे है, तो अपने उत्तर प्रदेश में है। नरौरा अपने कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में है। कुडनकुलम और कलपक्कम कहाँ पे है, तो तमिलनाडु में है। और केगा कहाँ पर है, तो केगा कर्नाटक में। अच्छे से छाप लेना, केगा कहाँ पर है, तो केगा कर्नाटक में। एक बार और देख लीजिए काकरापार कहाँ पर है, तो काकरापार कहाँ पर है, काकरापार गुजरात में है, काकरापार गुजरात में है। और तारापुर कहाँ पे है, तारापुर महाराष्ट्र में है। नरौरा उत्तर प्रदेश में है। और कुडनकुलम और कलपक्कम कहाँ पे है, तमिलनाडु में है। और केगा कहाँ पर है, तो कर्नाटक में है। ठीक है, आगे बात करें, अगले क्वेश्चन की बात करें। देखिए थोड़ा टाइम दीजिए, आप लोगों का सपोर्ट चाहता हूँ बस। देखिए अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा, क्वेश्चन नंबर 7, इसको अच्छे से छाप लेना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7 आपके लिए क्या कह रहा, क्वेश्चन नंबर 7 है कि वाटरमैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा कि वाटरमैन ऑफ इंडिया, वाटरमैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं। चलिए वाटरमैन ऑफ इंडिया बता दीजिए। तो इसी के साथ आप मुझे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया बता दीजिए, मिसाइल वूमेन ऑफ इंडिया बता दीजिए। वाटरमैन ऑफ इंडिया, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, मिसाइल वूमेन ऑफ इंडिया। ठीक है, और अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन टाइगर मैन ऑफ इंडिया, टाइगर मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, टाइगर मैन ऑफ इंडिया और मिल्क मैन ऑफ इंडिया, मिल्क मैन ऑफ इंडिया, इसको भी बता दीजिए, मिल्क मैन ऑफ इंडिया। और अगला क्वेश्चन अगर तुमसे पूछ ले कि ठीक है मेट्रो मैन ऑफ इंडिया, इसको भी बता दीजिए। इम्पोर्टेंट है सभी, मेट्रो मैन ऑफ इंडिया। देखिए वाटर मैन ऑफ इंडिया की बात करें तो वाटर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा गया, तो राजेंद्र प्रसाद को कहा गया। किसको, राजेंद्र प्रसाद को। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, शायद मेहनत वो चीज़ है कि अखबार बेचने वाला ही राष्ट्रपति बन सकता है। आप मेहनत करते रहिए, सफलता आपको निश्चित मिलेगी। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया APJ अब्दुल कलाम, अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है। तो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कैसे कहा गया, तो APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, APJ अब्दुल कलाम। मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया, मोस्ट इंपोर्टेंट टेसी थॉमस, किसे कहा गया, टेसी थॉमस। और टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांखला, किसे कहा गया, कैलाश सांखला को कहा गया। मिल्क मैन ऑफ इंडिया तो बरगेज कुरियन, बरगेज कुरियन। इन्हें श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है, श्वेत क्रांति का जनक। ठीक है, मिल्क मैन ऑफ इंडिया बरगेज कुरियन, इन्हें श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता। मेट्रो मैन ऑफ इंडिया तो श्रीधरन, मेट्रो मैन ऑफ इंडिया कैसे कहते, श्रीधरन को कहते। श्वेत क्रांति के जनक बरगेज कुरियन को कहते। तो हरित क्रांति के जनक, हरित क्रांति के जनक भारत में किसे कहते, तो भारत में हरित क्रांति के जनक स्वामी MS नाथन, MS स्वामी नाथन को कहते। भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामी नाथन है। और अगर तुमसे पूछ ले कि विश्व में हरित क्रांति के जनक किसे कहते, विश्व में हरित क्रांति के जनक
नॉर्मन बोरलॉग। विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग को कहते। भारत में हरित क्रांति के जनक स्वामी एम एस नाथन को कहते। बर्गिज कुरियन श्वेत क्रांति के जनक। एक बार और देखिए, वाटरमैन ऑफ इंडिया राजेंद्र प्रसाद, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया एपीजे अब्दुल कलाम, मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया टेसी थॉमस, टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांगला, मिल्क मैन ऑफ इंडिया बर्गिज कुरियन, जिन्हें श्वेत क्रांति का जनक भी कहते। मेट्रो मैन ऑफ इंडिया श्रीधरन। विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग और भारत में हरित क्रांति के जनक स्वामी एम एस नाथन। और एक और बता दीजिए कि वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहते। वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया, वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहते? तो ये कहते सलीम अली को। किसे कहते? वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया सलीम अली। इसको भी याद रखना, वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहते? तो सलीम अली को कहते। अच्छे से छाप लेना। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, इसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने क्या कह रहा, देखिए। अच्छे से आप तो बस पढ़ते जाइए, कंटेंट पर अच्छे से फोकस करके देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा कि भारत का पूर्वी बिंदु क्या है। क्वेश्चन नंबर 8, भारत का पूर्वी बिंदु। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा भारत का पूर्वी बिंदु क्या है। तो आप मुझे पश्चिमी भी बताइए, उत्तरी बिंदु भी बताइए और दक्षिणी बिंदु भी बताइए। देखिए, मैं बात करूं पहले कि भारत का पूर्वी बिंदु क्या है। तो भारत का पूर्वी बिंदु आप सभी को पता होगा, आप सबको पता होगा कौन सा है, किबिथु या फिर बालांगू। भारत का पूर्वी बिंदु कौन सा है? तो किबिथु या फिर बालांगू है, जो कि कहाँ पे है? तो अरुणाचल प्रदेश में है, किबिथु या बालांगू। और पश्चिमी बिंदु की बात करें तो पश्चिमी बिंदु गुहारे या सरकरी मोती है। इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ज्योग्राफी की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न। गुहारे या सरकरी मोती है, ये कहाँ पर है? तो ये गुजरात में है। उत्तरी बिंदु की बात करूं कि भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो इंदिरा कॉल है। और भारत का दक्षिणी बिंदु की बात करूं तो दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो इंदिरा कॉल है। और दक्षिणी बिंदु की बात करूं तो इंदिरा पॉइंट है। अगर तुमसे बात करें कि भारत की पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी है, बता दीजिए कि भारत की पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी है। मतलब अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक भारत की लंबाई चौड़ाई का जो है बता दीजिए। तो भारत की पूरब से पश्चिम तक की लंबाई है 2933 किलोमीटर। कितनी है? तो 2933 किलोमीटर। और अगर तुमसे पूछ ले कि उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है, तो उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई है 3214 किलोमीटर। अच्छे से छाप लेना, इम्पोर्टेंट लगा के। पूरब से पश्चिम तक की लंबाई 2933 और उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई 3214 किलोमीटर। बात करें कि जो भारत के पूर्वी पश्चिमी उत्तर दक्षिणी जो गलियारा हैं, ये कहाँ पर काटते हैं? तो ये झांसी में काटते हैं। कहाँ पर? झांसी में काटते हैं। जहाँ से आपकी क्लास चल रही है, झांसी में काटते हैं। कहाँ पे काटते? तो झांसी में काटते हैं, याद रखना। भारत के पूर्वी और पश्चिमी, उत्तर और दक्षिणी जो गलियारे हैं, ये आपस में कहाँ से काटते? तो झांसी में काटते हैं। एक बार और देख लीजिए, भारत का पूर्वी बिंदु किबिथु या बालांगू है, जो कि कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में है। पश्चिमी बिंदु गुहारे या सरकरी मोती है, जो गुजरात में है। उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है। और दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। पूरब से पश्चिम की लंबाई 2933 है और उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर है। और पूर्वी व पश्चिमी और उत्तर और दक्षिणी बिंदु कहाँ पर काटते? तो झांसी में काटते हैं। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की। देखिए, क्वेश्चन नंबर 9,
बिल्कुल आपके लिए पेट के लिए ही बनाई गई क्लास है, क्योंकि देखिए सब प्रकार के क्वेश्चन मिक्स हैं, चाहे ज्योग्राफी का हो, चाहे हिस्ट्री का हो, चाहे साइंस का हो, क्योंकि उसमें 5-5 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट से आना है। और यदि आपको हर सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं है तो आप स्कोर करना फिर इम्पॉसिबल है। इसीलिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। मैं आपको एक हिसाब से देखा है सब्जेक्ट से नहीं पढ़ा सकता। साइंस ही पढ़ाने बैठ जाऊंगा, साइंस ही 3 महीने ले जाएगी, हिस्ट्री की तो फिर बात ही अलग है, समझ रहे। तो मैं आपको लेकिन इस दृष्टि से वो कंटेंट आप तो देख लेना, जिस दिन एनालिसिस हो उस दिन आप मेरे एनालिसिस लिख लो, ब्रह्मोस क्लासेस का आप एनालिसिस जरूर देखना, BRAHMOS ब्रह्मोस क्लासेस का आप एनालिसिस जरूर देखना, यूपी पेट का कि कितना क्वेश्चन आया है और कराया था या नहीं। मैं इसी क्लास की वीडियो जो मैं बोल रहा हूँ, यही क्वेश्चन वीडियो शॉर्ट में चला के कि देखिए ये क्वेश्चन है और ये मैंने कराया था, ऐसे बताने वाला हूँ आपको। देखिए बस आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिए, आप देख लेना। क्वेश्चन नंबर यदि 9 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कह रहा कि वेद कितने हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। वेद कितने हैं, अगर आपसे पूछ लें कि वेद कितने हैं तो वेद 4 है। पहला वेद कौन सा है, ऋग्वेद है, जो कि सबसे पुराना वेद है। अगर तुमसे पूछ ले कि सबसे पुराना वेद कौन सा है तो ऋग्वेद है। वेद कितने हैं, 4 है। ऋग्वेद की बात करें, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, एक क्वेश्चन बनता है, तो ऋग्वेद में 10 मंडल है। कितने मंडल हैं, ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं। कितने, ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं और 10 मंडल में। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है। डायरेक्ट पूछेगा तुमसे कि ऋग्वेद के कौन से मंडल में गायत्री मंत्र है, तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है। यदि बात करें कि ऋग्वेद के पढ़ने वाले को क्या कहते हैं, तो ऋग्वेद के पढ़ने वाले को होर्थ कहते हैं। अगर अलग क्वेश्चन पूछे कि ऋग्वेद के पढ़ने वाले को क्या कहते हैं, होर्थ कहते हैं। अगर तुमसे पूछ ले कि गद्य व पद्य दोनों में पढ़ा जाने वाला वेद कौन सा है, गद्य व पद्य दोनों में पढ़ा जाने वाला वेद कौन सा है, तो यजुर्वेद है। कौन सा है, तो यजुर्वेद है। गद्य व पद्य दोनों में पढ़ा जाने वाला वेद कौन सा है, तो यजुर्वेद है। अगर तुमसे पूछ ले कि किस वेद को संगीत का जनक माना गया, किस वेद को संगीत का जनक माना गया, ये क्वेश्चन अभी हाल ही में ग्रुप डी में पूछा गया है, तो साम वेद को संगीत का जनक माना जाता है। गद्य व पद्य दोनों में कौन सा वेद पढ़ा जाता, यजुर्वेद। संगीत का जनक साम वेद को। और तुमसे पूछ ले कि नवीनतम या नया वेद कौन सा है, तो नवीनतम या फिर नया वेद अथर्ववेद है, जिसे जादू टोना वाला वेद भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जादू टोना वाला वेद भी कहते हैं, जादू टोना वाला। और इस वेद में लड़कियों की निंदा की गई। क्या की गई, लड़कियों की निंदा की गई। आज तुमसे पूछ ले किस वेद में लड़कियों की निंदा की गई, तो अथर्ववेद में लड़कियों की निंदा की गई। इसे जादू टोना वाला वेद भी कहते हैं, ठीक है। आज तुमसे पूछ ले कि त्रिवेद में कौन शामिल नहीं है, त्रिवेद में कौन शामिल नहीं है, तो त्रिवेद में अथर्ववेद शामिल नहीं है। त्रिवेद में कौन कौन शामिल है, तो ऋग्वेद है, यजुर्वेद है और सामवेद है, लेकिन अथर्ववेद शामिल नहीं है। अगर तुमसे पूछ ले कि वेदों में गाय को क्या कहते, तो वेदों में गाय को अगन्या कहते। इसको भी अच्छे से छाप लेना कि वेदों में गाय को क्या कहते, तो वेदों में गाय को अगन्या कहते हैं। अगर तुमसे पूछे दोस्त कि 4 आश्रमों का उल्लेख, 4 आश्रमों का उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है, अच्छे से याद रखना। 4 आश्रमों का उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है, तो 4 आश्रमों का उल्लेख जबालो उपनिषद में मिलता है। किस उपनिषद में मिलता है, जबालो उपनिषद में मिलता है। इसको भी अच्छे से छाप लेना कि 4 आश्रमों का उल्लेख किस में मिलता है, तो जबालो उपनिषद में मिलता है।
अगर तुमसे पूछे कि वेद कितने हैं तो वेद तो 4 हैं। अगर तुमसे पूछे कि वेदांग कितने हैं तो वेदांग 6 हैं। वेद कितने हैं 4 हैं, वेदांग कितने हैं तो 6 हैं। अगर तुमसे पूछे कि महापुराण कितने हैं तो महापुराण 18 है। महापुराण कितने हैं 18 हैं। और तुमसे पूछ ले अगर कि उपनिषद कितने हैं तो उपनिषद कितने हैं दोस्त, उपनिषद 108 हैं। देखिए वेद कितने हैं 4 हैं, वेदांग कितने हैं 6 हैं, महापुराण कितने हैं 18 हैं, उपनिषद कितने हैं तो 108 है। और तुमसे पूछे सबसे बड़ा महापुराण कौन सा है तो सबसे बड़ा महापुराण है महाभारत। कौन सा है महाभारत। सबसे बड़ा महापुराण कौन सा है तो महाभारत है। अब तुमसे पूछ ले कि याद रखना कि सबसे बड़ा महापुराण कौन सा है तो महाभारत है, ठीक है। और जो भारत का आदर्श वाक्य है, भारत का आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, ये किस उपनिषद से लिया गया, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया तो सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया। किससे, सत्यमेव जयते, इसको भी छाप लेना, सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया। आप देखिए एक बार और देखिए कंटेंट देखिए। और आप वेद कितने 4, ऋग्वेद सबसे पुराना, मंडल 10, कितने सूक्त होते हैं 1028, तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है। इसके पढ़ने वाले को होर्थ कहते हैं। गद्य व पद्य दोनों में यजुर्वेद को पढ़ा जाता। संगीत का जनक सामवेद को माना जाता। नवीनतम या सबसे नवीनतम वेद या जादू टोना वाला वेद किसे कहते, अथर्ववेद को कहते। और लड़कियों की निंदा की गई किस वेद में, अथर्ववेद में। पूछ ले त्रिवेद में कौन शामिल नहीं है तो अथर्ववेद शामिल नहीं है। वेदों में गाय को अघन्या कहते। 4 आश्रमों का उल्लेख जवालोपनिषद में मिलता है। वेद कितने हैं 4 हैं, वेदांग कितने हैं 6, महापुराण 18, उपनिषद 108। और सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया तो मुंडको उपनिषद से लिया गया। और सबसे बड़ा पूछ रहे सबसे बड़ा महापुराण कौन सा है तो सबसे बड़ा महापुराण महाभारत है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, क्वेश्चन नंबर अगर 10 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा हिस्ट्री से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा कि चराईकर और गलीकर किसने लगाया था। चराईकर और गलीकर तुमसे पूछ रहा है कि चराईकर और गलीकर किसने लगाया था। इसके बाद आप मुझे बता दीजिए चौथवा सरदेश मुखी कर ये किसने लगाए थे, इसको भी याद रखना। अगर तुमसे पूछ ले कि चराईकर और गलीकर किसने लगाए थे तो अलाउद्दीन खिलजी ने। इंपॉर्टेंट है, चराईकर और गलीकर किसने लगाए थे तो अलाउद्दीन खिलजी ने लगाए थे। चौथा सरदेश मुखी कर किसने लगाए थे तो शिवाजी ने लगाए थे। किसने लगाए थे, शिवाजी ने लगाए थे। और शिवाजी के मंत्रिमंडल को क्या कहते तो शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहते हैं, ठीक है। शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहते हैं। और बताइए नवरत्न किन किन के दरबार में थे तो नवरत्न थे, नवरत्न थे वो किन किन के दरबार में थे तो एक तो किसके दरबार में थे, अकबर के दरबार में थे। और एक और बताइए किसके दरबार में थे, एक और किसके दरबार में थे तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। किसके, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। नवरत्न किसके दरबार में थे तो अकबर और चंद्रगुप्त द्वितीय 2 लोगों के दरबार में थे। और अष्टप्रधान किसके दरबार में थे तो शिवाजी के दरबार में थे। अगर तुमसे पूछ ले कि अष्टदिग्गज किसके दरबार में थे, अष्टदिग्गज किसके दरबार में थे तो अष्टदिग्गज कृष्णदेव राय के दरबार में थे। किसके, अष्टदिग्गज कृष्णदेव राय के दरबार में थे। इसको भी अच्छे से याद रखना। चराईकर व गलीकर अलाउद्दीन खिलजी ने लगाया था। चौथवा सरदेश मुखी कर
शिवाजी ने लगाया था। इसके बाद अगर तुमसे पूछ ले कि लोह एवं रक्त की नीति किसने अपनाई थी, लोह एवं रक्त की नीति किसने अपनाई थी, तो बलबन ने अपनाई थी। किसने अपनाई थी? लोह एवं रक्त की नीति बलबन ने अपनाई थी। इसको भी याद रख लेना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और अगला क्वेश्चन तुमसे पूछे, इसको रब कर लीजिए, एक बार और देख लीजिए कि चढ़ाई कर गाड़ी कर किसने लगाई थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। चौथा सरदेशमुखी कर शिवाजी ने। शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहते हैं। लोह एवं रक्त की नीति बलबन ने अपनाई थी। और सिजदा एवं पेबस प्रथा, इसको भी छाप लो, सिजदा एवं पेबस प्रथा ये भी किसने अपनाई थी? तो ये भी बलबन ने अपनाई थी। किसने? बलबन ने, ठीक है, इसको भी याद रखना। और नौरतन अकबर और चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। और राष्ट्र दिग्गज किसके दरबार में थे? तो कृष्णदेवराय के दरबार में थे। और कृष्णदेवराय का बहुत ही प्रमुख नाटक है आमुक्त माल्यदा। आमुक्त माल्यदा, आमुक्त माल्यदा किसकी पुस्तक है? अगर तुमसे पूछ ले, इसमें एक नाटक के बारे में लिखा गया, जो इस बुक है इसमें लिखा गया, तो ये किसकी है? तो कृष्णदेव राय की है, ठीक है। और राष्ट्र दिग्गज कृष्णदेव राय के बारे में है। अभी क्वेश्चन नंबर 2 खत्म नहीं हुआ, 10 खत्म नहीं हुआ। देखिए यहाँ पर थोड़ी जगह कम है, इसको साफ कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 और देखिए इससे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, अभी क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, और क्वेश्चन नंबर 10 पूछ रहा कि हुएन सांग किसके समय भारत आया? हुएन सांग बता दीजिए। तो फिर इसके साथ फायान भी बताइए, क्योंकि इनसे क्वेश्चन यूपी पीईटी 2021 में आया हुआ है ऑलरेडी, तो इम्पोर्टेंट है ये। और हुएन सांग, फायान, हुएन सांग, फायान। और बता दीजिए कि इब्न बतूता किसके समय भारत आया? इब्न बतूता किसके समय भारत आया? और अलबरूनी किसके समय भारत आया? अलबरूनी किसके समय भारत आया? और अगर तुमसे पूछ ले कि हुएन सांग, फायान, इब्न बतूता, अलबरूनी, और अगला क्वेश्चन अगर पूछ ले तुमसे कि कौन, तो मेगास्थनीज। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी क्वेश्चन पीईटी में पूछा गया है। देखिए अगर तुमसे पूछे कि हुएन सांग किसके शासनकाल में भारत आया, तो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया। और एक चीनी यात्री था, क्या था? तो हुएन सांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया, और एक चीनी यात्री था। और कब भारत आया? तो अगर तुमसे पूछ ले तो 629 ईस्वी में भारत आया। कब आया? 629 ईस्वी में भारत आया। चंद्रगुप्त, अगर तुमसे पूछ ले कि फायान किसके समय भारत आया, तो फायान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया। फायान का भारत आया, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया। और ये भी एक चीनी यात्री था, कौन था? तो फायान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया। इब्न बतूता की बात करें तो इब्न बतूता किसके समय भारत आया? एमबीटी बोले तो मोहम्मद बिन तुगलक, पागल बादशाह, इसे कहते थे पागल बादशाह, पागल बादशाह। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया। और कहाँ से आया था? तो ये था अफ्रीकी यात्री, मोरक्को से आया था। कहाँ से आया था? मोरक्को से आया था। अगर तुमसे पूछ रहे कि मोरक्को की राजधानी क्या है, तो मोरक्को की राजधानी रबात है, इसको भी याद रखना। अफ्रीकी यात्री मोरक्को से आया था। इसकी बहुत ही एक फेमस बुक है रहला। रहला किसकी पुस्तक है? तो इब्न बतूता की पुस्तक है। और कब आया? तो 1333 ईस्वी में भारत आया, इसको भी छाप लेना। इब्न बतूता के समय मोहम्मद बिन तुगलक भारत आया। इब्न बतूता कब आया? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया। इसे पागल बादशाह कहते थे मोहम्मद बिन तुगलक को। अफ्रीकी यात्री था, मोरक्को से आया था। और रहला इसकी पुस्तक है, 1333 ईस्वी में भारत आया था। और अलबरूनी की बात करें तो अलबरूनी महमूद गजनबी के साथ भारत आया। किसके साथ आया जी? तो ये महमूद गजनबी के साथ भारत आया। और एक इसकी बहुत ही प्रसिद्ध बुक है किताबुल उल हिंद। किताबुल उल हिंद तुमसे डायरेक्ट पूछेगा कि किताबुल उल हिंद का लेखक कौन है, तो अलबरूनी है। महमूद गजनबी किसके साथ भारत,
अल-बरूनी किसके साथ भारत आया? तो महमूद गजनबी के साथ भारत आया। और किताबुल उल हिंद किसकी पुस्तक है? तो अल-बरूनी की पुस्तक है। और महमूद गजनबी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो 17 बार आक्रमण किया। इसको भी याद रखना, महमूद गजनबी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। और महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया? तो 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। महमूद गजनबी ने, सोमनाथ मंदिर कहाँ है? सोमनाथ मंदिर अगर तुमसे पूछ ले तो सोमनाथ मंदिर गुजरात में है। महमूद गजनबी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया और 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर किया। और वर्तमान में अगर पूछे कि सोमनाथ मंदिर के अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान में सोमनाथ मंदिर के अध्यक्ष प्रधानमंत्री खुद हैं। इसको भी याद रखना, ठीक है। वर्तमान में सोमनाथ मंदिर के अध्यक्ष कौन है? तो प्रधानमंत्री हैं। अब बात कर लें मेगास्थनीज। तो मेगास्थनीज कौन था? तो आपने नाम सुना होगा, एक तो सिकंदर का सेनापति कौन था? सेल्यूकस निकेटर। बहुत बड़ी कहानी है, मगध जब मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो बहुत ही मज़े से पढ़ाऊंगा, बहुत ही बड़ी कहानी है। एक तो था सिकंदर का सेनापति था सेल्यूकस निकेटर। और जब सिकंदर की मृत्यु हो गई 323 ईसा पूर्व बेबीलोन में, तो उस समय एक दूत था, किसका? सेल्यूकस निकेटर का दूत था मेगास्थनीज, ठीक है। तो मेगास्थनीज किसके दरबार में आया? तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया। किसके दरबार में आया? तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया। और इसकी पुस्तक पूछी गई थी पीईटी में। इसकी पुस्तक का नाम है इंडिका, जिसमें मगध के बारे में जानकारी मिलती है। किसके बारे में? तो मगध के बारे में जानकारी मिलती है इंडिका में। एक बार और देखिए, हुएनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया, चीनी यात्री था, 629 ईस्वी पूर्व। फायान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया, ये भी चीनी यात्री था। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया, जिसे पागल बादशाह कहते मोहम्मद बिन तुगलक को। अफ्रीकी यात्री था, मोरक्को से आया था, मोरक्को की राजधानी रबात है। रहलास की पुस्तक है, 1333 ईस्वी में आया। अल-बरूनी महमूद गजनबी के साथ भारत आया, इसकी पुस्तक है किताबुल उल हिंद, ठीक है। 17 बार महमूद गजनबी ने भारत पर आक्रमण किया और 1025 में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। मेगास्थनीज की किसके समय आया? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय आया। और इंडिका इसकी बुक है, जिसके में इसके बारे में जानकारी मिलती है, तो मगध के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। ये थी आज की क्लास दोस्तों। अब बताइए क्लास कैसी लगी? यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कर देना और इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचा देना जो लोग यूपी SSSC पीईटी की अच्छी खासी तैयारी कर रहे हैं। वो कंटेंट जो आपको कहीं नहीं मिलने वाला, ठीक है। और मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, ध्यान रखना, आप मुझको उसका आंसर कमेंट करके जरूर देना कि ओजोन परत को किससे मापा जाता है। ये आपके लिए एक होमवर्क है, ये मैंने आपसे पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं तुम्हें अगली क्लास में दूंगा, ठीक है। तो क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।